हेलो एवरीवन, मधुरम एग्जाम एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पाचन तंत्र के चौथे क्लास में पढ़ने जा रहे हैं पाचन ग्रंथियां के बारे में। आप अगर पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो जाकर पिछले क्लास को देखें। उसमें हम लोग एक एक चीज के बारे में चर्चा से एक एक पहलू पर विस्तार से चर्चा किए हैं। जैसे पाचन ग्रंथियां का चित्र कैसे बनाया जाता है, इसमें पाचन ग्रंथियां में कौन कौन से हमारे किस अंग का क्या काम है, कौन सी पाचन तंत्र का क्या कार्य है, मुख में पाचन भोजन का पाचन कैसे होता है, उसके बाद में मुख से भोजन कहाँ प्रवेश करता है, तो मुख से भोजन प्रवेश करता है अमाशय में। अमाशय में भोजन में कौन कौन सी एंजाइम मिलते हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होती है। उसके बाद में भोजन छोटी आंत में प्रवेश करती है। छोटी आंत में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होने के बाद बड़ी आंत में भोजन पहुंचती है और बड़ी आंत में भोजन का पाचन संबंधी कोई कार्य नहीं होता है। और भोजन बड़ी आंत में पाचन संबंधी कोई कार्य नहीं होता है, इसमें केवल जल का अवशोषण होता है। उसके बाद में भोजन अंतिम रूप से मल के रूप में गुदा द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे, एक बार देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आज हम लोग को पढ़ना है पाचन ग्रंथियां। तो सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे मुख के बारे में। पहला टॉपिक था हमारा मुख। इसमें तीन चीज देखे थे हम लोग। इसमें तीन चीज के बारे में पढ़े थे, तीन टॉपिक। एक नंबर दांत के बारे में पढ़े थे, दूसरा था जीभ, तीसरा था लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां। अब देखिए, इसमें हम लोग एक एक टॉपिक दांत के बारे में विस्तार से चर्चा किए थे कि कौन सा दांत का क्या कार्य है, मनुष्य में कितने अस्थायी दांत होते हैं, कितने अस्थायी दांत होते हैं, मनुष्य में दांत कितने दांत दो बार आते हैं, कितने दांत केवल पूरे जीवन काल में एक बार आते हैं, अकल दांत क्या होता है, विदम तीत क्या होता है, इस सब पर विस्तार से हम लोग चर्चा एक एक चीज पर चर्चा कर चुके हैं। जीभ के बारे में हम लोग चर्चा की है कि जीभ पर क्या पाई जाती है, टेस्ट बड्स, जिसे स्वाद कलिकाएं कहते हैं। 8 से 10,000 पाई जाती है, जो स्वाद के लिए अलग अलग स्वाद के लिए अपनी अलग अलग स्वाद की पहचान करती है। तो जीभ के किस भाग में मीठे स्वाद की पहचान होती है, किस भाग में खट्टे स्वाद की पहचान होती है और किस भाग में नमकीन स्वाद की पहचान होती है। तो हम लोग पिछले क्लास में एक एक चीज पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अगर आप पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो जाकर साइंस का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो जाकर वहां से आप पिछले क्लास को देखकर ये सब पूरा एक एक टॉपिक को आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो हम लोग मुख वाले टॉपिक में पढ़े थे दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। दूसरा पढ़ना था कि मुख के बाद भोजन कहाँ प्रवेश करता है, अमाशय में। तो दूसरा टॉपिक था इसमें का अमाशय, जिसे पेट के नाम या स्टोमक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में तीसरा टॉपिक था हम लोग का छोटी आंत, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन कैसे होता है, इसमें कौन कौन से एंजाइम का स्रावन होते हैं। छोटी आंत में बिल्ली पाई जाती है जो भोजन को अवशोषण करती है। हम लोग एक एक चीज पर चर्चा कर चुके हैं, छोटी आंत। उसके बाद में चौथा टॉपिक था हमारा बड़ी आंत, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है, बड़ी आंत। उसके बाद में हम लोग आज हमारा पांचवा टॉपिक या लास्ट टॉपिक या अंतिम टॉपिक है पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां ये क्या होता है सर, पाचन ग्रंथियां? तो देखिए, हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए हैं कि भोजन का पचने का अर्थ क्या है, पचने से क्या तात्पर्य है। भोजन, जैसे हम लोग कोई भी भोजन ग्रहण करते हैं, या चावल हो, दाल हो, सब्जी हो, दूध हो, या मांस मछली हो, या कोई भी हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें या तो पाया जाता है प्रोटीन, या तो कार्बोहाइड्रेट, या तो वसा, ठीक है, या तो खनिज लवण या जल। तो भोजन के लिए, शरीर के लिए वो क्या है, या तो कार्बोहाइड्रेट है, या प्रोटीन है, या वसा है, या क्या है, खनिज लवण है। तो वह खनिज लवण या प्रोटीन, जो जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दाल को भोजन के रूप में लेता है, ठीक है, तो वह क्या ग्रहण किया, एक्चुअली में शरीर के लिए वो क्या है, प्रोटीन है, शरीर के लिए प्रोटीन है। तो प्रोटीन का पाचन एकाएक तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन एक जटिल क्या है, जटिल अणु से बना हुआ है। तो प्रोटीन छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही, कुछ ग्रंथियां मिलकर प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देती है, जिससे हमारी पाचन ग्रंथि उस पर आसानी से अपना कार्य करके उसे पचाने में सहायता प्रदान करती है। तो भोजन का पचने से यहाँ तात्पर्य है कि भोजन के छोटे छोटे अणुओं में टूटना, भोजन के छोटे छोटे अणुओं में टूटना, जो हम लोग पिछले क्लास में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं एक एक चीज पर। तो पाचन ग्रंथियां का क्या कार्य होता है, तो पाचन ग्रंथियां में मुख्य रूप से हमें दो चीज पढ़ना है। पाचन ग्रंथियां में मुख्य रूप से हमें दो चीज पढ़ना है। एक पढ़ना है यकृत, जिसे लीवर कहा जाता है, दूसरा है अग्नाशय, जिसे पेंक्रियाज कहा जाता है। यही क्या है, यहाँ पे लीवर पाया जाता है, यहाँ पे लीवर पाया जाता है, ठीक है। अग्नाशय ये वाला है, जिसे पेंक्रियाज कहा जाता है। ये मिश्रित ग्रंथि है, शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। हम लोग एक एक चीज पर चर्चा अभी करेंगे, विस्तार से देखेंगे। अभी आपको बताते हैं कि हम लोग इस टॉपिक में क्या क्या पढ़े हैं, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं, किसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे यकृत और अग्नाशय के बारे में।
क्योंकि पाचन ग्रंथि में मुख्य रूप से दो चीज पर है, यकृत और अग्नाशय। तो यकृत और अग्नाशय का क्या कार्य होता है? तो देखिए, यह कुछ एंजाइम का स्राव करता है जिसे पित्त रस कहा जाता है, जो जमा होता है पित्ताशय में। तो यह भोजन में मिलकर उसे छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने में सहायता प्रदान करता है। वैसे ही इसमें कुछ हार्मोन, कुछ कोशिकाएं कुछ एंजाइम का स्राव करती है, कुछ हार्मोन का स्राव करती है, जो भोजन में मिलकर उसे पचने में सहायता प्रदान करता है। हमारे शरीर में तरह तरह से रोगों को, ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, जिससे मधुमेह की संभावना कम होता है। अगर यह खराब हो जाए तो क्या होता है? शुगर की बीमारी हो जाता है। तो एक एक चीज पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज का टॉपिक आप नोट कर सकते हैं। आज का टॉपिक है पाचन ग्रंथि। आप क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। पाचन ग्रंथि आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं यकृत के बारे में। यकृत, जिसे इंग्लिश में लीवर भी कहा जाता है, लीवर। तो सबसे पहले इसे जान लेते हैं कि लीवर कहाँ होता है। तो लीवर हमारे शरीर के दाहिने तरफ होता है। हमारे शरीर के दाहिने वाले भाग में यह फेफड़े के हड्डी, जिसे रिब्स कहा जाता है, फेफड़े के हड्डी के जस्ट पीछे होता है, जो फेफड़े के हड्डी के जस्ट पीछे होता है, जो शरीर के दाहिने तरफ वाले भाग में पाया जाता है, ठीक है। इसमें एक नाशपाती नुमा थैली पाई जाती है, जिसे पित्ताशय कहा जाता है। जो आप इसे देख पा रहे हैं, ये क्या है? पित्ताशय है। इसी के जस्ट आप इसी से सटा हुए जस्ट नीचे देखेंगे तो एक आपको नाशपाती नुमा थैली दिखाई देगी, जिसे पित्ताशय कहा जाता है। तो सबसे पहले नोट कीजिएगा कि अग्नाशय यकृत, एक नंबर पहला प्रश्न नोट कीजिएगा कि यकृत शरीर के किस भाग में पाए जाते हैं। यहाँ से पहला प्रश्न छोड़िए, अब सीधा नोट कीजिए कि यह एक नंबर आप जान गए कि शरीर के दाहिने तरफ में पाया जाता है। ये इतना सरल सवाल तो एग्जाम में नहीं पूछेगा। अब चाहे तो इसे एक एक फैक्ट को हमारे साथ एक एक क्वेश्चन को नोट करते चले, या टेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च करना है मधुरम एग्जाम एकेडमी। वहाँ दिखाई देगा आपको लोगो, जिस पर मधुरम लिखा होगा भाई जेपी सर। तो उस पर आपको इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, जहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप चाहे तो हमारे साथ नोट करते चले, या तो पीडीएफ लेकर आप याद कर सकते हैं। लेकिन आप क्लास को एक एक चीज को सीख और समझ जरूर ले। तो सबसे पहले लिखना है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ग्रंथि क्या होता है? ग्रंथि शरीर का वह भाग है जो कुछ एंजाइम या हार्मोन का स्राव करती है, उसी को क्या कहते हैं? ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग ग्रंथि वाले चैप्टर में, ग्लैंड वाले चैप्टर में देखेंगे कि ग्रंथि भी 3 प्रकार की होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और एक होती है मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। तो हम लोग एक एक चीज को देखेंगे अगले चैप्टर में। यहाँ पे खाली आप नोट कीजिएगा कि यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो कंफ्यूज करता है बार बार कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यहाँ से एक और कंफ्यूजन वाला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। यहाँ पे सीधा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो हो जाएगा यकृत। लेकिन प्रश्न पूछ दे मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो हो जाएगा उसका आंसर थायराइड ग्रंथि। तो यहाँ से दूसरा प्रश्न आप नोट कीजिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसका नाम है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। अब देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है। तो शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जिसमें नालिका विहीन होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि जिसमें नालिका नहीं होती है, उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। वो हार्मोन का स्राव करती है कुछ। और बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है जिसमें नालिका युक्त होती है। जैसे मान लीजिए कि क्या है, एक ग्रंथि है, तो इसमें क्या होगा? एक नालिका होगा। नालिका के माध्यम से जो इसमें एंजाइम या हार्मोन का स्राव होगा, नालिका के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। तो ये क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि आपको समझ में आया होगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है। ग्रंथि वाले चैप्टर में हम लोग इसे और विस्तार से देखेंगे।
तो यहाँ पे नोट कीजिएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न नोट कीजिएगा कि यकृत का, अगला प्रश्न नोट कीजिएगा यकृत का सबसे, यकृत का वजन कितना होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यकृत का वजन होता है 1.5 kg यानी 1.5 kg, जिसे 1500 ग्राम भी कह सकते हैं, 1500 ग्राम। ठीक है, अब देखिए अब इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि आप ऊपर से फैक्ट को देखकर चले जाएंगे तो आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरल प्रश्न पूछने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इतना सारे विद्यार्थी बैठ रहे हैं कि सरल अगर प्रश्न पूछेगा तो उतना व्यक्ति को कैसे थी देगा। तो इसलिए आपको एक एक कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना होगा, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को, एक एक फैक्ट को, एक एक प्रश्न को गहराई से समझना होगा, सीखना होगा, तब आप जाकर एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, एग्जाम में जाकर आप प्रश्न को बना पाएंगे। नहीं तो आप अगर एक एक चीज़ को नहीं समझते हैं, एक एक चीज़ को नहीं देखते हैं, तो आप एग्जाम में जाएंगे तो आप प्रश्न को आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। देख रहे हैं हाल ही में, रिसेंट ही में NTPC का एग्जाम हुआ है, ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, जिसमें कथन वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, साइंस में कथन वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, NCERT पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह पूरा क्लास NCERT ओरिएंटेड है, NCERT आधारित है। इसमें एक एक फैक्ट को हम लोग देखेंगे, एक एक फैक्ट को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ बेसिक से एडवांस लेवल तक, जहाँ ट्रिक की आवश्यकता होगी वहाँ ट्रिक आपको बताएंगे, जहाँ फैक्ट की आवश्यकता होगी फैक्ट बताएंगे, और पूरे NCERT पर आधारित यह क्लास होने वाली है। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो आप इस क्लास में धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहें और एक एक चीज़ को समझते चलिए और सीखते चलिए। चौथा प्रश्न नोट कीजिएगा कि यकृत का दूसरा नाम, यकृत का दूसरा नाम, तो यकृत का दूसरा नाम है जिसे जिगर कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिगर। इस जिगर ही यकृत का दूसरा नाम है। उसके बाद में अगला प्रश्न नोट कीजिएगा, यकृत का दूसरा नाम है जिगर। यकृत में पित्तरस, अब यहाँ पे एक चीज हम आपको समझाते हैं, पहले लिख लेंगे। पित्तरस का स्रावन, पित्तरस का स्रावन कहाँ होता है, कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पित्तरस का स्रावन कहाँ होता है, तो पित्तरस का स्रावन होता है यकृत में, यकृत में। अब समझिए यहाँ पे प्रश्न को, पित्तरस का स्रावन यकृत में होता है कैसे। ये जो आप पित्ताशय जो देख पा रहे हैं, किससे जुड़ा हुआ होता है, पित्ताशय यकृत के जस्ट नीचे नासपतिनुमा थैली पाई जाती है, जिसे पित्ताशय कहा जाता है। तो पित्तरस बनता किसमें है, बनता है पित्तरस का स्रावन कहने का मतलब पित्तरस निकलता कहाँ से, स्रावन उसका निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। लेकिन जब जमा होने की बात आती है तो हो जाता है कहाँ होता है, पित्ताशय में। तो यहाँ से दो प्रश्न आप याद रखिएगा कि पित्तरस का निर्माण पूछे तो यकृत हो जाएगा, और पित्तरस का जमा कहाँ होता है, पित्तरस जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में। तो अगला प्रश्न नोट कीजिएगा कि पित्तरस जमा कहाँ होता है, पित्तरस जमा होता है, कहाँ जमा होता है, जमा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पित्ताशय, पित्ताशय, जिसे इंग्लिश में गॉल ब्लैडर भी कहा जाता है। तो बनता है यकृत में और जमा होता है पित्ताशय में। अब आइए देखते हैं कि पित्तरस या पित्त किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, पित्तरस में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, कौन कौन से चीज, कौन कौन एंजाइम मिलकर पित्तरस का निर्माण करता है। तो एक एक चीज के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार सकते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग कि पित्तरस बनता है यकृत में और जमा होता है पित्ताशय में। तो देखते हैं कि पित्तरस
किन किन अवयव से मिलकर बनता है। तो पित्त रस का निर्माण कैसे होता है, भाई एक एक चीज को देखते हैं हम लोग। तो पित्त रस में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक होता है पित्त लवण और दूसरा होता है पित्त वर्णक। इसका क्या कार्य है, तो बताया है कि यह भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करता है। तो देखते हैं एक एक चीज को देखते हैं कि पित्त लवण किसे तोड़ता है, किसे छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है, और उसके बाद में देखेंगे पित्त वर्णक का क्या कार्य है, उसमें कौन सा एंजाइम का श्रावण होता है, और ये भी देखेंगे कि जॉन्डिस या पीलिया क्या होता है और कैसे होता है, पित्त रस के अधिक श्रावण से कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे पित्त दो चीजों से मिलकर बनी होती है। पित्त दो चीज से मिलकर बनी होती है, जिससे एक होता है पित्त लवण और दूसरा होता है पित्त वर्णक। ठीक है, और देखिए पित्त लवण इसमें पाया जाता है NaHCO3, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, तो पित्त लवण बनता है, पित्त हम लोग देख लिए कि पित्त दो चीज से मिलकर बना है, पित्त लवण और पित्त वर्णक। और पित्त लवण में क्या पाया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पाया जाता है, जो यह क्या कार्य करता है, तो यह वसा को यह क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है। ठीक है, उसके बाद में इसे देखते हैं पित्त वर्णक में दो चीज पाया जाता है, इसमें भी दो चीज पाया जाता है, एक होता है बिलीरुबिन, एक होता है बिलीवर्डिन। इसका रंग होता है पीला, और इसका रंग होता है हरा। अब देखिए समझिए यहाँ पे कि जॉन्डिस या पीलिया कैसे होता है। पीलिया बीमारी। अब देखिए पीलिया बीमारी कैसे होता है, जॉन्डिस, जिसको इंग्लिश में जॉन्डिस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि पित्त दो चीज से मिलकर बना है, पित्त लवण और पित्त वर्णक। पित्त वर्णक में एक चीज पाया जाता है बिलीरुबिन, जिसका रंग होता है पीला, और दूसरा होता है बिलीवर्डिन, जिसका रंग होता है हरा। तो यकृत में जैसे यकृत या लीवर में कोई संक्रमण आ जाए, कोई बैक्टीरिया के कारण वह संक्रमित हो जाए, जैसे हमारे शरीर में तरह तरह के बैक्टीरिया पाई जाती है, या भोजन के माध्यम से किसी कारणवश यकृत संक्रमित हो जाए, तो उस समय बिलीरुबिन की मात्रा अधिक मात्रा में स्रावन होने लगता है। जो अगर बताइए कि यह पीला रंग है, इसका रंग कैसा है, पीला, तो यह अधिक मात्रा में स्रावित होगा, तो हमारे शरीर में ये बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। जो पीला रंग का होता है, तो हमारे शरीर के त्वचा को पीला कर देता है, और आंख के निचले वाले भाग वाले हिस्से में आपको पीला दिखाई देगा। तो यह अधिक मात्रा में स्रावित होता है, इसका रंग पीला होता है, और यह हमारे शरीर के त्वचा को पीला कर देता है। शरीर के त्वचा का रंग इसके कारण पीला हो जाता है, जिसे जॉन्डिस या पीलिया रोग के नाम से जाना जाता है। तो जॉन्डिस या पीलिया रोग किसके बढ़ जाने के कारण होता है, तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछे कि जॉन्डिस या पीलिया रोग किसके बढ़ जाने के कारण होता है, तो पित्त वर्णक में बिलीरुबिन के बढ़ जाने के कारण होता है, जिसका रंग होता है पीला। यह हमारे शरीर के त्वचा को पीला कर देता है, जिसके कारण हमारे शरीर के यकृत में संक्रमण हो जाने के कारण इसका अधिक मात्रा में स्रावन होने लगता है, इसका रंग पीला होता है, जिसके कारण शरीर के त्वचा को और आंख के निचले वाले हिस्से को पीला कर देता है, जिसे पीलिया या जॉन्डिस या पीलिया नामक बीमारी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि पीलिया जॉन्डिस रोग किसके कारण हो जाता है, तो बिलीरुबिन की अधिक मात्रा में स्रावन के कारण। अधिक मात्रा में स्रावन कब होगा, जब यकृत में कोई संक्रमण आ जाए, यकृत में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उस समय क्या होने लगता है, बिलीरुबिन की मात्रा अधिक मात्रा में स्रावन होने लगता है, जिसके कारण हमारे शरीर का रंग पीला पड़ जाता है, जिससे जॉन्डिस या पीलिया रोग कहा जाता है। तो आप यहाँ से एक एक चीज को नोट कीजिएगा, और यहाँ से समझिए आप कि पित्त दो चीज से मिलकर बना है, पित्त लवण और पित्त वर्णक। पित्त लवण में पाया जाता है NaHCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है। पित्त वर्णक में दो चीज पाया जाता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, जिसका रंग पीला होता है, जिसका रंग हरा होता है। आप प्रश्न को नोट कीजिए।
पित्त, प्रश्न यहाँ से नोट कीजिए कि पित्त पित्त अब देखिए यहाँ से प्रश्न नोट कीजिएगा, पित्त पित्त में पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में इसे लिख लीजिएगा बाइल। पित्त रस, बाइल जूस, इसे बाइल जूस के नाम से भी जाना जाता है। पित्त सीधा यहाँ से लिखिए, पित्त से बाइल, पित्त में पाया जाता है, जाता है। तो अभी हम लोग देखें पित्त में पाया जाता है दो चीज, एक होता है पित्त, पित्त लवण, पित्त लवण, दूसरा है पित्तवर्णक, वर्णक, ठीक है। और अब अगला प्रश्न नोट कीजिएगा, पित्त लवण पित्त लवण में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है। तो हम लोग अभी पीछे देखे हैं कि पित्त लवण में क्या पाया जाता है। तो पित्त लवण में सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो इसका आंसर लिखिएगा NaHCO3, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। कहीं अगर एग्जाम में ऑप्शन इंग्लिश में अगर इसका रासायनिक सूत्र न देकर अगर उसका रासायनिक नाम दे देगा तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप इसे पूरा डिटेल्स में लिख लीजिए। तो लिख लीजिएगा सोडियम, रसायन वाले चैप्टर में पढ़ना है, सोडियम बाई कार्बोनेट, कार्बोनेट रसायन वाले केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे इसका नाम, इसी का नाम है बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न नोट कीजिएगा कि NaHCO3 का कार्य। तो NaHCO3 का कार्य है वसा को वसीय अम्ल में तोड़ना, वसा को वसीय अम्ल में तोड़ना, या फैट को इंग्लिश में वसा को कहते हैं फैट, फैट को फैटी एसिड वसीय अम्ल में तोड़ता है। तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि पित्त लवण में क्या पाया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का कार्य क्या है, तो वसा को वसीय अम्ल में तोड़ना। तो आप एक एक चीज को नोट करते चलिएगा। अब अगला प्रश्न नोट कीजिएगा यहाँ से, चौथा प्रश्न कि पित्तवर्णक में पाया जाता है। तो हम लोग देखें पित्तवर्णक में दो चीज पाया जाता है, पित्तवर्णक में दो चीज पाया जाता है, जिसे बिलीरुबिन कहा जाता है, जिसका रंग पीला होता है, दूसरा का होता है बिलीवर्डिन। तो यहाँ से आंसर इसका लिखिएगा, एक में बिलीरुबिन, दूसरा इसका हो जाएगा बिलीवर्डिन, इसका नाम भी नोट करते चलिएगा। अब यहाँ से अगला प्रश्न नोट कीजिएगा, इसे आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार सकते हैं। अब अगला प्रश्न नोट कीजिएगा यहाँ से, बिलीरुबिन का रंग कैसा होता है और बिलीवर्डिन का रंग कैसा होता है। अब देखिए अगला प्रश्न नोट कीजिएगा, कि बिलीरुबिन का रंग कैसा होता है। अब एक चीज यहाँ पे समझिएगा, आप अगर किसी भी, चाहे वो NTPC का प्रीवियस ईयर पेपर हो या ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर हो या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए आप, जिसमें साइंस सब्जेक्ट हो,
तो देखेंगे कि एक एक प्रश्न यहाँ से बार बार इसी प्रश्न सबको रिपीट किया जाता है। तो आप इस सब प्रश्न को छोड़े नहीं, इम्पोर्टेंट इस सब प्रश्न का महत्व को समझे और इसे उतारते चलिए। तो बिलीरुबिन का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है, पीछे देखें हम लोग, पीला, येलो, जिससे कारण क्या हो जाता है? जॉन्डिस हो जाता है, जिसका अधिक सारांश हो जाता है जॉन्डिस। अब अगला प्रश्न नोट कीजिएगा, विली भर दिन का रंग कैसा होता है? का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग कैसा होता है? पीछे हम लोग देख चुके हैं, इसका रंग होता है हरा, हरा, ठीक है। अब अगला प्रश्न नोट कीजिएगा, यहाँ से अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, पीलिया, इसे जॉन्डिस लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, जॉन्डिस नामक बीमारी किसके कारण होता है? पीलिया जॉन्डिस नामक बीमारी किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो यहाँ से देखें हम लोग कि यकृत में अगर कोई संक्रमण हो जाए, यकृत अगर संक्रमित हो जाए तो सबसे अधिक मात्रा में स्रावित होने लगता है बिलीरुबिन, जिसका रंग पीला होता है, जिसके कारण हमारे शरीर के त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है, और इसी को क्या कहते हैं? पीलिया या जॉन्डिस रोग कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिलीरुबिन के अधिक स्राव से अब देखिए यहाँ पे एक चीज और समझिए, यकृत में पुनरुद्भवन की क्षमता अधिक होती है। अब ये पुनरुद्भवन क्या होता है? तो सबसे पहले समझिए, इसे हम मिटाते हैं, चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसे अब मिटा रहे हैं। पुनरुद्भवन की क्षमता शरीर में सबसे अधिक अगर किसी अंग में होता है तो होता है यकृत में। यह पुनरुद्भवन की क्षमता क्या होता है? तो ये आपको हम विस्तार से समझाते हैं, एक एक चीज को आप समझते चलिए हमारे साथ। तो जैसे मान लीजिए कि क्या है, यह है यकृत है, मान लीजिए। पुनरुद्भवन कहने का पुनरुद्भवन का अर्थ होता है कि मान लीजिए कि यकृत है, इसका किसी बैक्टीरिया के संक्रमण या किसी कारणवश इतना भाग संक्रमित हो गया, इतना भाग इसका खराब हो गया यकृत का, ठीक है। तो यह शरीर का एक ऐसा एकमात्र अंग है जो सबसे पहले जितना भाग इसका खराब हुआ है संक्रमण के कारण या किसी कारणवश या क्षति हुआ है, यह अपने क्षति को सबसे पहले पूर्ति कर लेता है। इतने भाग जो खराब हो गया था इसे बहुत जल्दी ठीक कर लेता है या अपनी क्षति पूर्ति कर लेता है। तो वही क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन की क्षमता। जो यकृत का संक्रमित भाग खराब हो गया है उसे अपने पुनः रिपेयरिंग करके, अगर सरल भाषा में हम समझे तो जो भाग खराब हो गया है उसे पुनः रिपेयरिंग करके अपने पुनः अवस्था में चले जाना। जैसे मान लीजिए कितना भाग खराब हो गया तो इसे ठीक कर लेना ही क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन की क्षमता कहलाता है। तो सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाया जाता है? तो वह पाया जाता है यकृत में। अगर यकृत किसी व्यक्ति का यकृत संक्रमणवश खराब हो गया है तो सबसे जल्दी ठीक भी हो जाता है। अगर छोटा सा हिस्सा अगर खराब हो गया तो सबसे अधिक जल्दी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न नोट कीजिएगा कि पुनरुद्भवन की क्षमता, पुनरुद्भवन एक साथ लिखिएगा, पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक पाया जाता है, पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है? तो यकृत में। सबसे कम मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क की कोई कोशिका नष्ट हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है तो वह पुनः अवस्था आने में काफी उसे समय लगेगा। पुनः अवस्था में आने में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता मस्तिष्क में पाया जाता है, सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिएगा कि यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ये सर अमोनिया और यूरिया कहाँ से आ गया शरीर के अंदर?
तो एक चीज़ हम नोट किए होंगे, पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए हैं कि प्रोटीन प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन नाइट्रोजन के यौगिक से मिलकर बना होता है। तो जब यह प्रोटीन टूटेगा तो किस में टूटेगा? नाइट्रोजन में जरूर टूटेगा। जब शरीर के अंदर प्रोटीन जाएगा तो प्रोटीन का जब छोटे छोटे अणुओं में, शरीर की पाचन ग्रंथि है उसे छोटे छोटे अणुओं में तोड़ेगी तो उससे क्या निकलेगा? जैसे मान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, H2O जब टूटता है तो किसका निर्माण कर लेता है? ऑक्सीजन का। जल में ऑक्सीजन पाया जाता है, इसलिए जब यह टूटेगा तो इसमें से क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकलेगा। वैसे ही प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, जो टूटेगा अगर प्रोटीन तो उसमें से किसका कौन सा पदार्थ निकलेगा? तो नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन निकलता है तो उसी को यकृत क्या करता है? अमोनिया को नाइट्रोजन में बदल देता है, जिससे किडनी के माध्यम से रक्त से अलग करके उसे मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है शरीर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से समझिएगा। यहाँ से अगला प्रश्न नोट कीजिएगा कि यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यहाँ से आप समझ लिए कि अमोनिया शरीर के अंदर कैसे आ जाता है, यूरिया कहाँ से आ जाता है। तो यकृत अमोनिया को किस में बदल देता है? इसका सूत्र लिखना चाहे तो इसका सूत्र लिख सकते हैं, NH3 इसका सूत्र होता है। तो यकृत अमोनिया को किस में बदलता है? इसमें बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यूरिया में सबसे पहला मानव द्वारा संश्लेषित पदार्थ यूरिया है, जिसे वॉलर ने प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था। तो इसका सूत्र होता है, इससे रासायनिक सूत्र होता है इसका NH2CONH2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो आप इसका भी रासायनिक सूत्र नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए अब समझते हैं अगले प्रश्न को। तो शरीर में कुछ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन का भी निर्माण होता है। अब ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन क्या होता है तो समझिए। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के शरीर का कोई अंग कट जाता है, ठीक है, तो कट जाने के बाद रक्त बहने लगता है। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वहाँ थोड़ा रक्त गाढ़ा हो जाता है और रक्त बहना बंद हो जाता है। तो यह रक्त बहने की प्रक्रिया बंद क्यों हो गया? तो शरीर में यकृत एक फाइब्रोनोजिन प्रोटीन का निर्माण करता है, जो कटे हुए स्थान पर जाकर अपने जाल बुन देता है और उसे रक्त को रोकने में, रक्त कणिका को उसे अपने जाल में फंसा लेता है और वहाँ पे रक्त बहना बंद हो जाता है। तो यह शरीर में क्या करता है? यकृत का और क्या कार्य है? तो यकृत का कार्य है कि यह रक्त सकंदन प्रोटीन का निर्माण करता है, जिसे फाइब्रोनोजिन प्रोटीन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे समझिएगा कि रक्त बहना बंद कैसे होता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसका शरीर का अंग कट गया, तो यहाँ फाइब्रोनोजिन प्रोटीन क्या करता है? जाता है वहाँ पे अपना छोटा छोटा जाल बुनने लगता है। अब क्या होता है कि रक्त कणिका जो बह रही थी वह इसमें आकर इस जाल में फंस जाती है। रक्त कणिका इस पर फंस जाती है और रक्त बहना बंद हो जाता है। तो शरीर में ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन का निर्माण यकृत करता है, जो रक्त को सकंदन में मदद करता है, रक्त को बहने से रोकने में मदद करता है। तो यहाँ से अगला प्रश्न नोट कीजिएगा। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन का निर्माण कौन करता है या करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन करता है अभी बता दिए, यकृत करता है। उसका नाम क्या है? तो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन, यकृत। हम लोग ब्लड वाले चैप्टर में देखेंगे कि फाइब्रोनोजिन प्रोटीन क्या है, प्लेटलेट क्या है, लाल रक्त कणिका क्या है, श्वेत रक्त कणिका क्या है, न्यूट्रोफिल्स क्या है, बेसोफिल्स क्या है, इसेनोफिल्स क्या है। एक एक चीज़ को रक्त वाले चैप्टर में देखेंगे। आप यहाँ पे सिर्फ समझते चलिए कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन क्या होता है। तो यह रक्त को बहने से रोकने में मदद करता है। अब यहाँ पे नोट कीजिएगा ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। देखिए, आप लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं फाइब्रोनोजिन प्रोटीन। और पूछे कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कौन है, तो फाइब्रोनोजिन प्रोटीन यकृत द्वारा यह कार्य करता है। अब एक और चीज़ समझिएगा कि यकृत में कुछ और विटामिन का संचयन किया जाता है।
कुछ विटामिन का संचयन किया जाता है। तो यहाँ से आप चाहे तो इसे उतार सकते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन कि यकृत में कुछ विटामिन का संचयन होता है। तो यकृत में कौन कौन सा विटामिन संचयन होता है? यकृत में भविष्य के लिए कुछ विटामिन का संचयन किया जाता है, जिसे भविष्य में अगर शरीर के